So, students, today we will discuss the ICSE 10th class Geography, lesson number 5, Soils in India. तो इंडिया में जो सॉइल पाई जाती हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे. The surface layer of the earth, which consists of finely weathered rock particles, decayed organic matter, living organism, etc., is collectively called soil. तो सॉइल आपको पता ही है मिट्टी को कहा जाता है, पर पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें क्या है. तो अर्थ की सरफेस जो है, जो सरफेस लेयर है अर्थ की, उसमें बहुत सारे वीदर्ड रॉक पार्टिकल्स, डीकेड ऑर्गेनिक मैटर. सो डीकेड जो है वो ऑर्गेनिक मैटर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी कलेक्टिवली जो हैं वो पाए जाते हैं फाइनली तौर से. दस सॉइल कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड ग्रुप ऑफ कंपोनेंट. तो इस तरीके से जो सॉइल है उसके दो मेन जो है ग्रुप बन जाते हैं उसके कंपोनेंट्स के हिसाब से, जिनमें पहला है ऑर्गेनिक मैटर विच इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ डिग्रेडेड मैटर, जिनमें कि सभी डिग्रेडेड ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं वो पाए जाते हैं. तो जीव जंतुओं के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑर्गेनिक मैटर्स में देखने को मिलते हैं. और दूसरा इनऑर्गेनिक मैटर्स, दैट इज़ द विदर्ड पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स सच एज सिलिका, चॉक एक्सेट्रा. और जो इनऑर्गेनिक है वो उसके ऑपोजिट है. तो इसमें जो है वो रॉक के विदर्ड पार्टिकल पाए जाते हैं जैसे कि सिलिका, चॉक एक्सेट्रा. द ऑर्गेनिक मैटर इज़ आल्सो कॉल्ड ह्यूमस. तो जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको हम ह्यूमस भी बोलते हैं. द अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट इन द सॉइल डिटर्मिन्स इट्स फर्टिलिटी. तो जो अमाउंट होती है ह्यूमस की सॉइल में वो इसकी फर्टिलिटी यानी कि इसकी उपजाऊपन को निर्धारित करती है, डिपेंड करती है. मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो ह्यूमस के ऊपर. द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स की डीकम्पोजिशन के लिए. लाइक लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, excreta of animals, dead bodies of animals, etc. तो डायग्राम या फिगर देख सकते हो. आगे बात करते हैं फैक्टर्स की जो कि अफेक्ट करते हैं सॉइल को और उसकी फॉर्मेशन को. तो सबसे जो पहला फैक्टर है वो है पेरेंट्स रॉक. अब इनका क्या प्रभाव है, इन्फ्लुएंस क्या है इनका, वो देखेंगे हम. रॉक्स आर कंपोज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मिनरल्स. तो बहुत सारे जो टाइप्स है मिनरल की उनसे ये रॉक मिलके बनती है. वीदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल. तो जो वीदरिंग है रॉक्स की वो सॉइल के जो फाइन पार्टिकल्स है उनको प्रोड्यूस करती है. देयरफॉर द टाइप ऑफ सॉइल लार्जली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रॉक that are weathered to form that particle soil. For example, black soil is found in the region of black colored basalt. तो इसलिए क्या होता है कि जो टाइप है सॉइल की वो लार्जली डिपेंड करती है रॉक की टाइप के ऊपर, क्योंकि वो ही वीदर्ड हो के सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनका निर्माण करती है. जैसे कि जो ब्लैक सॉइल है वो ब्लैक कलर बसाल्ट रीजन में पाई जाती है. तो नेक्स्ट फैक्टर है वेजिटेशन. वेजिटेशन आप लोगों को पता ही होगा, जो जितने भी पेड़ पौधे वगैरह पाए जाते हैं, जितनी भी ग्रीनरी पाई जाती है वो सभी वेजिटेशन में आती है. तो वेजिटेशन प्रोवाइड ऑर्गेनिक मैटर्स इन द फॉर्म ऑफ लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एक्सेट्रा. तो जो वेजिटेशन है वो ऑर्गेनिक मैटर्स प्रोवाइड करती है लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स के शेप में. डीकम्पोजिशन ऑफ दिस ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसेस ह्यूमस. तो जब ये ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोज होते हैं तो ह्यूमस को प्रोड्यूस करते हैं, विच गिव्स फर्टिलिटी टू सॉइल, जो कि
मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करती है। वेजिटेशन like the roots of the plant reduce soil erosion, but the roots penetrate into the uh, crevices of rocks and are responsible for the withering of rock। तो जो वेजिटेशन है उनमें जैसे कि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो सॉइल एरोशन को रोकती हैं, यानी कि मिट्टी को खुरने से रोकती हैं। पर जैसे जैसे ये जड़ें जो हैं वो चट्टान के अंदर फैलती हैं, अपने लिए स्पेस बनाती हैं, तो वो क्या करती हैं कि जो चट्टान होती है, जो रॉक होती है, उसमें क्रैक्स डालते जाते हैं, उसको कमज़ोर करते चली जाती है, जो कि बाद में वीदरिंग का मेन कारण बनती है, बायोलॉजिकल वीदरिंग की शेप में। अगला है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर एज इट अफेक्ट वीदरिंग। तो क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि वीदरिंग के लिए जिम्मेदार है। द टाइप्स ऑफ वीदरिंग एंड रेट ऑफ वीदरिंग ऑफ रॉक्स, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, इसमें वीदरिंग की टाइप, वीदरिंग ऑफ रॉक्स का जो है रेट, जो वेजिटेशन है उसकी टाइप, और जो डीकम्पोजिशन है उसका रेट। रेट से मतलब है कि उनकी एवरेज स्पीड, कितनी स्पीड से वो जो है वो डीकम्पोज होते हैं, कितनी जल्दी डीकम्पोज होते हैं। उसके बाद है टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी आपको पता ही होगा। तो टोपोग्राफी जो धरती के, अर्थ के सरफेस के ऊपर जितने भी शेप्स, जितनी भी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, डेजर्ट, तो इन सभी के जो कंबाइंड फॉर्म को कहा जाता है। प्लेन्स जनरली हैव थिक लेयर ऑफ सॉइल वाइल एरियाज हैविंग स्टीप स्लॉप्स हैव थिन सॉइल कवर। तो जो प्लेन्स होते हैं, जो वहाँ पर जो है सॉइल की जो लेयर है वो काफ़ी थिक होती है, जबकि जो स्टीप स्लॉप्स होते हैं वहाँ पर ये जो सॉइल कवर है काफ़ी थिन होती है। स्टीप स्लॉप्स हैव मोस्ट एरोशन। जो स्टीप स्लॉप्स हैं वहाँ पर जो एरोशन है बहुत ज़्यादा होती है, एंड दे कंट्रीब्यूट विदर्ड मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। और वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं जो विदर्ड मटेरियल्स हैं उनका मिट्टी के फॉर्मेशन में। नॉन एक्सिस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो फर्टिलिटी क्या मतलब है? फर्टिलिटी मीन्स उपजाऊपन होता है। उपजाऊपन क्या होता है? तो उपजाऊपन जो है वो सॉइल के एक पार्टिकुलर एरिया में किसी भी क्रॉप की होने वाली प्रोडक्शन की क्वांटिटी होती है। तो किस लेवल की क्वांटिटी होती है तो वो डिपेंड करता है फर्टिलिटी पर, डिनोट्स करता है इसको। प्लांट फुलफिल देयर पार्शियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फूड थ्रू देयर रूट। तो जो प्लांट होते हैं वो अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है फूड की वो रूट्स के द्वारा पूरी करते हैं। व्हेन ऑर्गेनिक मैटर फॉलन ऑन द अर्थ, जब ऑर्गेनिक मैटर धरती के सरफेस पर गिरते हैं, इज डीकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियाज के द्वारा डीकम्पोज किए जाते हैं। इट बिकम्स सॉल्युबल इन वाटर। तो ये वाटर में सॉल्युबल यानी कि घुलने योग हो जाता है। एंड प्लांट्स आर एबल टू गेट ऑर्गेनिक मैटर्स इन डिजॉल्व्ड फॉर्म थ्रू देयर रूट। और जो प्लांट है वो जो है ऑर्गेनिक मैटर्स को घुली हुई फॉर्म में अपनी रूट्स के थ्रू ऑब्जर्व कर लेते हैं। दस ह्यूमस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो इस तरीके से जो ह्यूमस है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सॉइल की फर्टिलिटी में। फर्टाइल सॉइल हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। एक जो फर्टाइल सॉइल है उसकी नीचे बताई गई कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएँ होती हैं। सबसे पहले वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। तो रिटेंशन का मतलब होता है उसको धारण करना, और क्षमता होती है कैपेसिटी। तो पानी को स्मोक के रखना, धारण करके रखना जो है, तो ये उसकी पहली क्वालिटी है। वाटर इसेंशियल फॉर प्लांट टू गेट द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो पोषक तत्व होते हैं। तो जो वाटर है वो एक बहुत इसेंशियल है, पार्ट है प्लांट का अपनी न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई के लिए।
फ्रॉम सॉइल में से, एंड वाटर फॉर वेरियस प्लांट फंक्शंस, और साथ में पानी जो कि अलग अलग फंक्शंस के लिए, प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। सफिशेंट डेप्थ ऑफ सॉइल कवर, तो डेप्थ गहराई होती है और सफिशेंट होता है पर्याप्त, तो पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की कवरिंग। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट टू डेवलप स्ट्रॉन्ग रूट एंड गेट्स सपोर्ट फॉर द प्लांट, तो ये जो बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है प्लांट की, ताकि वो मजबूत रूट्स को डेवलप कर सके और साथ ही में सपोर्ट कर सके उसकी फंक्शनिंग के लिए। ऑर्गेनिक मैटर, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस इज़ मोर इन फर्टाइल सॉइल, तो जो अमाउंट होता है ऑर्गेनिक मैटर की या ह्यूमस की वो ज़्यादा होती है फर्टाइल सॉइल में। अदर बेसिक न्यूट्रिएंट्स, तो दूसरे बेसिक न्यूट्रिएंट्स, फर्टाइल सॉइल आर जनरली रिच इन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज, तो जो फर्टाइल सॉइल होते हैं उसमें साधारण तौर से कई सारे जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, वो अवेलेबल होते हैं, जैसे कि नाइट्रेट, पोटास, विच आर नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ, और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग मैनर्स, तो मैनर्स जो है खाद होती है, मैनर्स और फर्टिलाइजर खाद को कहा जाता है, उर्वरक और यहाँ खाद, तो जो फर्टिलिटी है सॉइल की उसको बढ़ाया जा सकता है उसमें खाद डाल के, और बाय रोटेशन ऑफ क्रॉप, और बाय कीपिंग लैंड फैलो, तो फैलो का मतलब होता है खाली, फॉर अ सर्टेन पीरियड, तो इसके अलावा हम फसलों की रोटेशन भी कर सकते हैं, उससे भी जो है वो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। इसके साथ ही उस ज़मीन को, उस प्लॉट को कुछ समय के लिए खाली भी छोड़ सकते हैं फसल काटने के बाद, सो दैट द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिस्टोर्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ताकि जो डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मैटर्स की वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको फिर से रिस्टोर कर सके या मैनेज कर सके। टाइप्स ऑफ सॉइल, तो वेरियस टाइप ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया, बहुत तरह की मिट्टी इंडिया में पाई जाती है। सॉइल्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, दो भाग में हम उनको बांट सकते हैं, जोनल और अजोनल। जोनल सॉइल विच इज़ फॉर्म्ड इन अ पार्टिकुलर एरिया और जोन इज टर्म्ड एज जोनल सॉइल, तो जोनल जो वर्ड है वो जोन से आया है, तो वो सॉइल जो कि किसी पार्टिकुलर एरिया में जिसका निर्माण होता है या वो पाई जाती है उसको जोनल सॉइल कहते हैं, जैसे कि ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल। जोनल सॉइल हैज़ सॉइल प्रोफाइल, तो इस जोनल सॉइल की सॉइल प्रोफाइल होती हैं जैसे कि डिफरेंट लेयर्स और हॉरिजन, इनको हम डिफरेंट लेयर्स या हॉरिजन में डिवाइड कर सकते हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। और दूसरा अजोनल सॉइल विच इज़ नॉट फॉर्म्ड इन एन पार्टिकुलर रीजन, तो वो सॉइल जो कि किसी पार्टिकुलर रीजन में नहीं फॉर्म होती, इस टर्म्ड एज अजोनल सॉइल, तो उसे अजोनल सॉइल कहते हैं। ये बिल्कुल जोनल सॉइल के ऑपोजिट होती है। फॉर एग्जाम्पल अलुवियल सॉइल इज द सॉइल फॉर्म्ड बाय वीदरिंग ऑफ रॉक्स बाय द फ्लो ऑफ रिवर वाटर, तो जो अलुवियल सॉइल है वो उसका निर्माण जो है वो होता है चट्टानों के टूटने के कारण और नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा। एज द वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो इज़ ग्रेटर इन द हाईलैंड देयर इज़ ग्रेटर एरोशन ऑफ रॉक, क्योंकि जो ऊंचे एरियाज होते हैं वहाँ पर जो पानी की वेलोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए चट्टानें जो है वो जल्दी जो है उनका एरोशन हो जाता है, जल्दी वो गिर जाती हैं। These weathered materials transported by river are deposited in the plains where the velocity of water is minimum, तो ये जो weathered material है ये रिवर्स के द्वारा बहाकर यहाँ ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता है और उसको डिपॉजिट किया जाता है प्लेन्स में, जहाँ पर की जो वाटर की जो वेलोसिटी है वो कम होती है। अजोनल सॉइल डज नॉट हैव लेयर्स और हॉरिजन्स, तो जो अजोनल सॉइल है उसमें लेयर्स या हॉरिजन्स नहीं होते। बात करेंगे अलुवियल सॉइल की, तो वीदर्ड मटीरियल्स कैरिड बाय रिवर इज टर्म्ड एज रिवर अलुवियम, तो जो वीदर्ड मटीरियल होते हैं जिनको रिवर्स अपने साथ बहा कर लेकर आती है उनको रिवर अलुवियम कहा जाता है। रिवर डिपॉजिट अलुवियम अलॉन्ग देयर बैंक्स, तो जो रिवर होते हैं वो अपनी बैंक्स के साथ इन अलुवियम को डिपॉजिट करते हैं
स्पेशली इन देयर मिडल एंड लोअर कोर्स, खास करके मिडल और लोअर एरियाज में। Alluvial soil, जलोढ़ मिट्टी, विदर्ड मटेरियल कैरिड बाय रिवर इज टर्म्ड एज रिवर अलुवियम। तो जो विदर्ड मटेरियल रिवर्स अपने साथ बहा कर लेकर आती हैं उनको रिवर अलुवियम कहा जाता है। रिवर डिपॉजिट अलुवियम अलॉन्ग देयर बैंक्स स्पेशली इन देयर मिडल एंड लोअर कोर्स। तो जो रिवर होती हैं इस अलुवियम को रिवर्स के जो बैंक्स होते हैं, जो उनके किनारे होते हैं, स्पेशली मिडल और लोअर पार्ट में जमा करते हैं। दस अलुवियल सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। तो इस तरीके से अलुवियल सॉइल का निर्माण सेडिमेंट्स के जमा होने से होता है। सेडिमेंट्स गारों को कहा जाता है। डिपॉजिटेड बाय रिवर, जो कि रिवर के द्वारा डिपॉजिट की जाती हैं। इट इज़ आल्सो टर्म्ड एज रिवराइन सॉइल। इसको रिवराइन सॉइल भी बोला जाता है एज इट इज़ लार्जली फाउंड इन द रिवर बेसिन, क्योंकि ये ज़्यादा करके रिवर एरियाज में पाई जाती है। तो यही इसका कारण है कि इसको रिवराइन सॉइल भी कहते हैं। अलुवियल सॉइल इज़ क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन इट्स एज। तो इसकी एज के बेस पर इसको दो भागों में बांटते हैं। ओल्ड अलुवियम, जिसको कि हम भांगर बोलते हैं, एंड न्यूली डिपॉजिटेड अलुवियम, जिसको हम खादर बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अलुवियल सॉइल बेस्ड ऑन द एरियाज। तो एरियाज़ के बिहार पर अलुवियल सॉइल का क्लासिफिकेशन यानी कि उनको वर्गीकरण करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला है इनलैंड अलुवियम। तो इनलैंड का मतलब होता है अंदरूनी एरियाज़ की जो अलुवियम है, इंटरनल एरियाज़ में पाई जाने वाली अलुवियम। इट इज़ मेनली फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन में ये ज़्यादा पाई जाती है, जैसे स्पेशली प्लेन ऑफ इंडस, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड असम, और गुजरात और राजस्थान के कुछ पार्ट में। दूसरी है डेल्टाइक अलुवियम। तो ये वो अलुवियम है जो कि डेल्टाज एरिया में पाई जाती है, जहाँ पर डेल्टा देखने को मिलते हैं। तो इट इज़ मेनली फाउंड नियर द माउथ ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो ये ज़्यादा करके जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनके स्टार्टिंग पॉइंट पे देखने को मिलती है, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स। एंड नेक्स्ट इज कोस्टल अलुवियम। तो कोस्टल जो समुद्री एरियाज होते हैं वहाँ की जो अलुवियम है उसको कहा जाता है। इट इज़ फाउंड नियर द कोस्ट लाइन। तो जितने भी कोस्ट लाइन समुद्री एरियाज़ के आसपास के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ये पाई जाती है। इट इज़ ऑफ टाइडल ओरिजिन एंड नॉट मच फर्टाइल। तो ये इसका जो निर्माण है टाइड की वजह से होता है, यही कारण है कि ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, अलुवियम सॉइल की जो विशेषताएं उसको देखेंगे हम। इट इज़ लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल ग्रुप है। दिस सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड सपोर्ट मोस्ट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है ये और ज़्यादा करके इंडियन पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है। द पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ आल्सो मोर इन द एरियाज कवर्ड बाय अलुवियल सॉइल। तो जिन एरियाज़ में अलुवियल सॉइल पाई जाती है वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। दिस सॉइल इज़ आल्सो टर्म्ड एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी कहा जाता है, एज सॉइल इज़ फॉर्म्ड आइदर बाय द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्राउट बाय रिवर। क्योंकि ये जो सॉइल है इसका निर्माण जो है वो सेडिमेंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होता है, जो कि रिवर्स अपने साथ बहा कर लाती हैं, और डिपोजिशन ऑफ विदर्ड मटेरियल बाय सी वेव्स। और यहाँ जो सी वेव्स हैं, जो समुद्र की धाराएं हैं, उनके द्वारा विदर्ड मटेरियल को जमा करने से होता है। तो यही कारण है इसको ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। द फिजिकल कंपोजिशन ऑफ अलुवियल सॉइल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अलुवियल डिपोजिशन। तो इसकी जो फिजिकल कंपोजिशन है वो डिपेंड करती है अलुवियल डिपोजिशन की नेचर पर, जैसे कि सैंड, लोम, सिल्ट और क्ले। बीइंग ट्रांसपोर्टेड सॉइल, अलुवियल सॉइल डज नॉट हैव अ वेरी डिस्टिंक्ट प्रोफाइल। क्योंकि ये एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल है तो तब भी ये इसमें कुछ स्पेशल किस्म की, अलग किस्म की जो सॉइल प्रोफाइल हैं या सॉइल हॉरिजन्स हैं वो नहीं पाए जाते। देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज अजोनल सॉइल। तो यही कारण है इसको अजोनल सॉइल कहते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन इज़ लो इन दिस सॉइल। इसमें जो नाइट्रोजन की प्रपोर्शन है वो कम होती है, बट द प्रपोर्शन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, पोटाश एंड अल्कलीज इज एडिक्वेट। परंतु फॉस्फोरिक एसिड, पोटाश और अल्कलीज जो है वो काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं।
लाइम एंड आयरन ऑक्साइड इज आल्सो फाउंड। सो लाइम और आयरन ऑक्साइड भी इसमें पाए जाते हैं इस मिट्टी में। दिस सॉइल प्रोवाइड्स गुड ड्रेनेज ड्यू टू इट्स टेक्सचर एंड पोरोसिटी। तो ये जो सॉइल है ये अच्छे ड्रेनेज को भी सपोर्ट करती है, क्योंकि इसकी बनावट और इसमें जो है इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस किस्म की है। देयरफॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस बिकम ईजी एंड फार्मर्स आर एबल टू प्रोड्यूस लार्ज यील्ड ऑफ द क्रॉप इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। तो यही कहना है कि एग्रीकल्चर का, खेती बाड़ी का जो काम है वो इस मिट्टी में काफ़ी ईजी है, और उसके साथ ही जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप्स की इस सॉइल पे। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज़ रीस्टोर। तो रीस्टोर का मतलब होता है बहाल करना, फिर से मेंटेन करना। एट द टाइम ऑफ रिकरेंट रिवर फ्लड्स विच डिपॉजिट न्यू लेयर्स ऑफ अलुवियम ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो जो फर्टिलिटी है इस सॉइल की वो एक बार फिर से मेंटेन हो जाती है जब रिवर्स में जो है वो फ्लड आते हैं, जब बाढ़ आती है, और उस समय क्या होता है कि न्यू लेयर अलुवियम की जो है वो डिपॉजिट होती रहती है, और ये सब रेगुलर बेसिस पर होता रहता है। तो इसकी जो फर्टिलिटी लेवल है वो कॉन्टिन्यूली मेंटेन होता रहता है। द रीजन ऑफ दिस सॉइल आर बेस्ट सूटेड फॉर इरीगेशन। इरीगेशन सिंचाई को कहते हैं। तो जो एरियाज़ हैं इस मिट्टी के वो इरिगेशन को भी ये काफ़ी सपोर्ट करती है मिट्टी उन एरियाज़ में। कैनाल इरिगेशन ड्यू टू प्लेन सरफेस हैविंग जेंटल स्लॉप्स स्पेशली इन द फ्लड प्लेन एरियाज ऑफ मेजर रिवर। तो जो कैनाल इरिगेशन है स्पेशली प्लेन, जहाँ पर जो सरफेस है वो प्लेन है और जो स्लॉप्स हैं वो जेंटल हैं, खास करके फ्लड प्लेन एरियाज़ में। तो वहाँ पर जो रिवर पाए जाते हैं वहाँ पर उन एरियाज़ में ये मिट्टी बहुत सूटेबल है। ओपन वेल एंड ट्यूबवेल इरिगेशन आर आल्सो फाउंड इन दिस एरिया। तो ओपन वेल और ट्यूबवेल इरिगेशन भी देखने को मिलते हैं इन एरियाज़ में। अब जल्दी से क्रॉप्स की बात कर लें, कौन कौन सी फसल जो है वो ज़्यादा कल्टीवेट होते हैं इस मिट्टी में। तो राइस, वीट, शुगर केन, टोबैको, कॉटन, जूट, मेज़, ऑयल सीड जो हैं उनकी जो पैदावार है वो अलुवियल सॉइल में बहुत ज़्यादा होती है। ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज आल्सो टर्म्ड एज द ब्लैक कॉटन सॉइल एज कॉटन इज़ वन ऑफ द मेजर क्रॉप ग्रोन ऑन दिस सॉइल। तो ब्लैक सॉइल को हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि कॉटन जो है वो मेजर क्रॉप है जो कि इस सॉइल पे उपजाई जाती है। सिमिलरली दिस सॉइल इज़ आल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। इसे रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज लावा सॉइल। इसे लावा सॉइल भी कहते हैं एज इट इज़ फाउंड बाय द विदरिंग ऑफ इग्निशियस रॉक्स, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो इग्निशियस रॉक्स के टूटने से हुआ है। दिस इज़ अ जोनल सॉइल। तो ये एक जोनल सॉइल भी है। अब एरियाज़ देख लें ब्लैक सॉइल के, तो ये ज़्यादा करके डेक्कन ट्रैप जैसे कि सेंट्रल पार्ट ऑफ पेनिसुला इंडिया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और गुजरात में ज़्यादा पाई जाती है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द विदरिंग ऑफ इग्निशियस और वल्केनिक रॉक। तो इसका जो निर्माण है वो इग्निशियस या वल्केनिक रॉक्स के टूटने से हुआ है, उनकी विदरिंग से हुआ है। इट इज़ फाइन ग्रेन सॉइल विद ग्रेटर परसेंटेज ऑफ क्ले। तो ये फाइन ग्रेन सॉइल है जिसमें कि क्ले की जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। ड्रॉल और कोर्स सैंड इज़ ऑलमोस्ट एब्सेंट। तो ड्रॉल और कोर्स सैंड जो है वो इसमें लगभग एब्सेंट होती है। इट इज़ मॉइस्चर रिटेंटिव। तो ये मॉइस्चर या नमी को अपने अंदर काफ़ी देर तक रिटेन करके यानी कि मेंटेन करके रखती है। इट बिकम्स स्टिकी ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो स्टिकी होता है चिपचिपी। तो रेनी सीजन में ये जो सॉइल है काफ़ी चिपचिपी हो जाती है। हैंग प्लोइंग बिकम डिफ़िकल्ट। तो यही कारण है कि इसमें जो प्लोइंग का काम है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। देयरफॉर इट हैज़ टू बी प्लॉ सून आफ्टर फर्स्ट रेन। तो इसलिए इसको फर्स्ट रेन के बाद प्लॉ करना पड़ता है। इन द हॉट ड्राई सीजन दिस सॉइल डेवलप्स डीप एंड वाइड क्रैक ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉइल। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिंगुड़ना या संकुचन। तो हॉट और ड्राई सीजन में जो सॉइल है ये काफ़ी
गहराई तक इसमें काफ़ी बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी संकुचित हो जाती है। सो द टॉप सॉइल फॉल इनटू द क्रैक्स, तो जो टॉप सॉइल होती है उसमें भी क्रैक पड़ जाते हैं। सॉइल स्वेलोज इटसेल्फ, और जो सॉइल है वो अपने आप को निगल लेते हैं। देयरफॉर दिस सॉइल इज कॉल्ड सेल्फ फ्लोइंग सॉइल, तो इसलिए इसे सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी कहा जाता है। दिस आल्सो परमिट्स ऑक्सीजनेशन ऑफ द सॉइल टू सफिशिएंट डेप्थ, तो ये जो है ऑक्सीजन की जो मात्रा का लेवल है उसको भी मेंटेन करता है प्रॉपर काफ़ी गहराई तक। हैंक द सॉइल रिटेन फर्टिलिटी बाय नेचुरल प्रोसेस, तो यही कारण है कि ये जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी को नेचुरली मेंटेन करके रखती है। इट इज़ रिच इन आयरन, लाइम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट एंड अलुमिना, तो इसमें आयरन, लाइम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट और अलुमिना काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटाश इज़ वेरी लो, पर नाइट्रोजन और पोटाश काफ़ी कम होता है। क्रॉप्स देख लें इसमें तो कॉटन, वीट, ज्वार, लिंसीड अलसी के बीज को कहा जाता है। टोबैको, कैस्टर अरंडी होता है एक, उस सनफ्लावर और माइलेट्स तो बाजरे को कहा जाता है। तो ये सब फसलें इसमें उगाई जाती हैं। इसके अलावा राइस एंड शुगर केन्स भी कुछ एरियाज़ में उपजाए जाते हैं, पर उसके लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। वैराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर आल्सो ग्रोन, तो कई किस्म के वेजिटेबल और फ्रूट भी जो हैं वो इसमें उपजाए जाते हैं। रेड सॉइल, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो पुरानी क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स की वेदरिंग से इस सॉइल का निर्माण होता है, जैसे कि नेस एंड काजाइट। दिस सॉइल इज़ जनरली रेड बट अदर वेरिएशन ऑफ कलर्स ब्राउन, येलो, चॉकलेट एंड ग्रे आर आल्सो फाउंड, तो ज़्यादा करके जो सॉइल है ये रेड कलर की होती है, पर इसके अलावा ये ब्राउन, येलो, चॉकलेट और ग्रे कलर में भी पाई जाती है। तो एरियाज देख लें कहाँ पर ये पाई जाती है, तो तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में ये जो रेड सॉइल है ये पाई जाती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें तो कलर ऑफ सॉइल इज मोस्टली रेड ड्यू टू द हाई कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड, तो इसमें काफ़ी मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, यही कारण है कि इसका कलर रेड होता है। दिस सॉइल इज पुअर इन लाइम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस, इसमें लाइम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस कम होता है। रेड सॉइल इज रिच इन पोटाश, इसमें पोटाश काफ़ी ज़्यादा होता है। इट इज़ मेनली कंपोज ऑफ सैंडी लोम्स, तो सैंडी लोम्स इसमें पाई जाती है कि इट इज़ लूज सॉइल विद कोर्स टेक्सचर, तो यही कारण है कि ये काफ़ी लूज़ का मतलब है कि फैली हुई ये जो सॉइल है ये पाई जाती है। ऑन द अपलैंड दिस सॉइल इज़ थिन, तो इस सॉइल का जो ऊपरला हिस्सा है वो काफ़ी थिन होता है एंड सैंडी होता है और स्टोनी होता है, बट इन द लोअर एरियाज इट इज़ रिलेटिवली मोर फर्टाइल, पर जो लोअर एरियाज में इसके सब जो सॉइल पाई जाती है वो थोड़ी सी अधिक फर्टाइल होती है। बीइंग लेस फर्टाइल, रेड सॉइल रिस्पॉन्डेड टू फर्टिलाइजर्स, कम उपजाऊ होने के बावजूद भी ये फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके इसमें फसलें उपजाई जा सकती हैं। विद द प्रॉपर यूज़ ऑफ इरीगेशन का यूज़ एंड फर्टिलाइजर, दिस सॉइल गिव एक्सीलेंट यील्ड, तो इरीगेशन और फर्टिलाइजर्स की मदद से ये मिट्टी भी काफ़ी अच्छी उपज करती है। अब क्रॉप्स देख लें इसमें तो कॉटन, वीट, राइस, पल्सेस, माइलेट्स जैसे कि रागी, बाजरा, टोबैको, ऑयल सीड, ग्राउंडनट, पोटैटोज और फ्रूट जो है वो इस सॉइल में काफ़ी उपजाए जाते हैं। लैटेराइट सॉइल, द कलर ऑफ लैटेराइट सॉइल इज़ ब्रिक लाइक, तो जैसा लैटेराइट सॉइल का जो कलर है वो ब्रिक जैसा, ईट के कलर जैसा होता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ मोस्टली फाउंड इन द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, तो ये उन एरियाज़ में पाई जाती है जहाँ पर ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट देखने को मिलता है। वेयर टेम्परेचर इज़ हाई, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। रेनफॉल इज़ मोर, रेनफॉल ज़्यादा होती है। एंड देयर आर अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई पीरियड, तो अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई पीरियड होता है, मतलब कि कभी वेट तो कभी ड्राई
कंडीशंस देखने को मिलती है जिन एरियाज़ में, तो वहाँ पर ये पाई जाती है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हायर अमाउंट ऑफ रेनफॉल लाइम एंड सिलिका इन द सॉइल आर वॉश्ड अवे। तो हाई टेम्परेचर और हायर रेनफॉल अमाउंट के कारण लाइम और सिलिका जो है इस सॉइल में से वो वॉश हो जाते हैं, यानी कि निकल जाते हैं। हैंग दिस सॉइल इज आल्सो नोन एज लीच्ड सॉइल, यही कारण है कि इसे लीच्ड सॉइल भी कहा जाता है। द प्रोसेस वेयर बाय द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल परकुलेट्स डाउन ड्यू टू इंटेंस ट्रॉपिकल वेदर कंडीशंस। तो वो प्रोसेस जिसमें कि जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल वेदर क्लाइमेट कंडीशंस और हैवी रेनफॉल और अल्टरनेटिव ड्राई पीरियड्स, इस प्रोसेस को हम डिसिलिकेशन बोलते हैं। दिस ब्रिक कलर सॉइल इज सॉफ्ट, ये ब्रिक कलर की जो सॉइल है ये सॉफ्ट होती है। देयरफॉर इट कैन बी इजीली कट इनटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक, तो इसलिए इसको ईजिली रेक्टेंगुलर ब्लॉक में कट किया जा सकता है। व्हेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैटेराइट माइन, लैटेराइट माइन में से निकालने के बाद व्हेन दिस ब्लॉक ऑफ सॉइल इज एक्सपोज टू नॉर्मल वेदर कंडीशन, जब इसको नॉर्मल वेदर कंडीशंस में इस इन ब्लॉक्स को रखा जाता है, इट बिकम हार्ड लाइक रॉक, तो ये रॉक की तरह हार्ड हो जाते हैं। दिस ब्लॉक्स आर यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस इन द एरियाज ऑफ इट्स ओरिजिन, तो इनका जो यूज़ है वो कंस्ट्रक्शन, हाउस कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। बेस्ड ऑन इट्स लोकेशन, अपनी लोकेशन के आधार पर लैटेराइट सॉइल कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं, अपलैंड लैटेराइट एंड लोअरलैंड लैटेराइट। वाइल अपलैंड लैटेराइट इज़ फाउंड इन द हायर आल्टीट्यूड, तो जो अपलैंड लैटेराइट सॉइल है वो हायर आल्टीट्यूड वाले एरियाज में पाई जाती है, जैसे कि माउंटेन टॉप्स। और लो लैंड लैटेराइट जो है फाउंड एट फुट हिल्स और इन द वैलीज, और जो लो लैंड लैटेराइट है वो ज़्यादा करके फुट हिल्स और वैली रीजन्स में पाई जाती है। एरियाज की बात कर लें तो लैटेराइट सॉइल जो है वो ज़्यादा करके वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट तक पर, जहाँ पर 1000 मीटर से अबव का मीन सी लेवल हो, विंध्या, सतपुड़ा और मालवा प्लेटू रीजन में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये साउथ महाराष्ट्र, कर्नाटका, सीमांध्रा, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड, असम और मेघालय में भी पाए जाते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट इज़ अ जोनल सॉइल, ये एक जोनल सॉइल है। इट इज़ फाउंड इन C2, फाउंड एट द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, तो ये वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर इसका फॉर्मेशन या निर्माण हुआ हो। लैटेराइट सॉइल इज़ फॉर्म्ड इन द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर, तो ये हाई टेम्परेचर एंड मोर रेनफॉल वाले एरियाज में पाई जाती है, अलॉन्ग विद द अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई पीरियड, जहाँ पर अल्टरनेटिव वेट और ड्राई पीरियड जो है वो देखने को मिलता हो। इट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ केमिकल वीदरिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो काफ़ी लंबे समय के बाद जब केमिकल वीदरिंग का एंड होता है तो ये तब कहीं जाकर इस सॉइल का निर्माण होता है। लाइम एंड सिलिका आर लीच्ड अवे, लाइम और सिलिका इसमें से अलग हो जाते हैं। लीच्ड का मतलब होता है कि अलग होना। एंड ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम आर लेफ्ट बिहाइंड, और आयरन के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम भी जो है वो इसमें से पीछे रह जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं। दिस सॉइल इज़ वेरी पुअर इन लाइम, नाइट्रोजन, ह्यूमस, पोटाश एट सम प्लेसेस, तो कई जगहों पर इस सॉइल में लाइम, नाइट्रोजन, ह्यूमस और पोटाश नहीं पाई जाती। इट इज़ लेस फर्टाइल, बहुत कम उपजाऊ है। देयरफॉर दिस सॉइल गिव्स बेटर यील्ड ओनली बाय द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, तो ये सिर्फ फर्टिलाइज़र का यूज़ करके ही अच्छी उपज दे पाती है। इट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांटेशन क्रॉप्स, तो ज़्यादा करके प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहती है, जैसे टी, कॉफ़ी, रबर। इट इज़ आल्सो यूज एज स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग ब्लॉक, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए भी यूज़ होती है। इट इज़ अ कोर्स इन टेक्सचर, तो ये काफ़ी मोटी होती है। अगर इसकी बनावट की बात की जाए तो ये काफ़ी मोटी किस्म की मिट्टी होती है, कोर्स मीन्स मोटी। देयरफॉर मोर पोरस एंड डज नॉट रिटेन मॉइस्चर, तो काफ़ी पोरस होती है और इसमें जो मॉइस्चर है वो रिटेन करने की एबिलिटी नहीं होती। क्रॉप्स इसमें जो पाई जाती हैं
या उपजाई जाती हैं वो है पैडी जैसे कि राइस, वेजिटेबल प्लांटेशन क्रॉप जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर, कैश्यू नट, टैपियोका, कोकोनट, शुगर कैन एक्सेट्रा। अब इसके अलावा अदर टाइप ऑफ सॉइल की बात कर लें तो फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल, दिस सॉइल इज़ फाउंड ऑन द माउंटेन स्लॉप्स कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। तो ये सॉइल उन एरियाज में पाई जाती है, उन पहाड़ी स्लॉप्स पर पाई जाती है जो कि जंगलों से ढके हुए हैं। दिस सॉइल इज़ रिच इन ह्यूमस बट लैक्स फॉस्फोरस, पोटाश एंड लाइम। तो इसमें ह्यूमस तो बहुत होता है बट फॉस्फोरस, पोटाश और लाइम नहीं होता। इट इज़ सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। तो ये प्लांटेशन क्रॉप के लिए आइडियल है जैसे कि टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस। डेजर्ट और एरिड सॉइल, दिस सॉइल इज़ फाउंड इन द एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान एंड इन द एडजॉइनिंग स्टेट। तो ये जो सॉइल है ये ज़्यादा करके डेजर्ट एरिया या एरिड रीजन्स राजस्थान के और उसके आसपास की स्टेट्स में देखने को मिलती है। तो डेजर्ट सॉइल है, रेगिस्तान की मिट्टी इसको बोलते हैं। इट इज़ लार्जली फॉर्म्ड बाय द मैकेनिकल वीदरिंग, मैकेनिकल वीदरिंग के द्वारा इसका निर्माण होता है। इट इज़ पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, इसमें ऑर्गेनिक मैटर तो नहीं होते बट फॉस्फेट कंटेंट काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। विद प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज दिस सॉइल कैन ब्राउट अंडर कल्टीवेशन। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ के द्वारा इसको खेती बाड़ी के लिए यूज़ किया जा सकता है। ड्रॉट रेसिस्टेंट, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, अकाल। तो ये ऐसी मिट्टी है जो कि कम मात्रा में पानी को यूज़ करती है। तो अगर पानी कम भी होगा तो ये उसमें चल जाएगी, इसलिए उसको ड्रॉट रेसिस्टेंट बोलते हैं। ड्रॉट रेसिस्टेंस क्रॉप जैसे कि माइलेट्स आर ग्रोन इन दिस सॉइल। तो ड्रॉट रेसिस्टेंस क्रॉप जैसे कि माइलेट्स वो इसमें उपजाई जाती है। आगे है सलाइन सॉइल, ड्यू टू ओवर इरीगेशन द एक्सेस साल्ट इन द सॉइल आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर पार्ट टू द टॉप सॉइल बाय द कैपिलरी एक्शन। तो ओवर इरीगेशन के कारण क्या होता है कि जो एक्सेस अमाउंट में जो साल्ट होता है सॉइल के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाता है लोअर पार्ट से टॉप सॉइल को। एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट ये निकलता है दिस सॉइल बिकम अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। ये जो सॉइल है ये अनफिट हो जाती है एग्रीकल्चर के लिए। तो अगला है मार्शी सॉइल, मार्शी का मतलब होता है दलदली। दिस सॉइल इज़ फाउंड इन ह्यूमिड रीजन। तो जो ह्यूमिड रीजन है वहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दिस सॉइल इज़ अंडर वाटर बट इन ड्राई सीजन इट इज़ यूज फॉर राइस कल्टिवेशन। तो जब तो बारिश का सीज़न होता है तो ये सॉइल जो है उसमें पानी जमा हो जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, दलदली बन जाती है। पर सूखे टाइम में, सूखे सीज़न में इसका यूज़ किया जाता है राइस की कल्टीवेशन के लिए। दिस सॉइल इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। तो इसमें काफ़ी मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर्स भी पाए जाते हैं। सॉइल एरोशन, सॉइल एरोशन का मतलब होता है मिट्टी का खुरना या कटना या अलग होना। तो इट इज़ अ रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ और बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज विंड एंड वाटर। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि जो टॉप लेयर है सॉइल की वो रिमूव हो जाती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ या नेचुरल वेज के द्वारा जैसे कि विंड और वाटर के द्वारा। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो बहुत धीमा प्रोसेस है सॉइल की फॉर्मेशन। इट मे टेक मोर देन 100 years टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो 100 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाता है मिट्टी की एक बहुत पतली सी परत को बनने में। सॉइल एरोशन ग्रेटली अफेक्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो ये हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बहुत प्रभावित करता है, लीडिंग टू मोर सीरियस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, जिससे कि बहुत ज़्यादा भयानक आर्थिक परिणाम जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन, technological development and reckless human activities have greatly contributed to the problem of soil erosion। तो reckless का मतलब होता है लापरवाही। तो बढ़ती हुई जनसंख्या, टेक्नोलॉजिकल विकास और मनुष्य की लापरवाही की वजह से सॉइल एरोशन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। एरोशन ड्यू टू वाटर, सबसे पहले शीट एरोशन। तो रेन वाटर फ्लोस इन द डायरेक्शन ऑफ स्लॉप। तो जो रेन वाटर है वो स्लॉप्स की डायरेक्शन में
फ्लो करता है। एज ए रिजल्ट द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। तो रिजल्ट क्या निकलता है, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो रिमूव हो जाती है ग्राउंड सरफेस से। डिफॉरेस्टेशन एंड लैक ऑफ वेजिटेशन कवर ऑन हिल स्लॉप इंक्रीज द रेट ऑफ शीट एरोशन। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जंगलों की कटाई और वनस्पति की कमी की वजह से जो हिल स्लॉप्स हैं वहाँ पर जो शीट एरोशन है वो बहुत जल्दी होता है। रेल एरोशन, तो इट इज़ द रिमूवल ऑफ सॉइल बाय concentrated self-laden surface runoff through little streamlets forming finger-shaped grooves over a large area। तो ये भी सॉइल का रिमूवल है धरती के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे स्ट्रीमलेट्स नालों को कहा जाता है, और फिंगर शेप ग्रूव्स नालियों को कहा जाता है। तो फिंगर शेप की बनी हुई नालियों की वजह से जो कि बहुत बड़े बड़े एरियाज में देखने को मिलती हैं। गली एरोशन, द अनचेक्ड कॉन्टिन्यूस रेल एरोशन में फॉर्म डीपर एंड वाइडर ग्रूव्स ऑन द ग्राउंड। तो लगातार बिना किसी रोक टोक के रेल एरोशन बहुत गहरा और चौड़ाई की नालियों का निर्माण करता है ग्राउंड या ज़मीन के ऊपर। दिस इज़ कॉल्ड गली एरोशन। इसको गली एरोशन कहते हैं। वंस स्टार्टेड गलीज कंटिन्यू टू मूव बाय हेडवर्ड एरोशन। एक बार गलीज के शुरू होने के बाद जब ये हेडवर्ड एरोशन को मूव करती हैं और बाय केविंग डाउन ऑफ द साइड वॉल, या जो साइड वॉल्स होती हैं वहाँ से बहुत तेज़ी से पानी का फ्लो होने के कारण ये बढ़ती जाती हैं और एरोशन करती हैं। दस दे ग्रेजुअली वाइडन टू फॉर्म बैडलैंड। तो यही कारण है कि बहुत बड़े बड़े बैडलैंड्स का निर्माण होता है। बैंक स्ट्रीम एरोशन, बैंक ऑफ द rivers and streams are eroded due to the force of river water और mass wasting। तो जो रिवर्स के जो बैंक्स और रिवर और बैंक्स के जो स्ट्रीम हैं, रिवर और स्ट्रीम्स के जो बैंक्स हैं वहाँ पर भी बहुत तेज़ी से मिट्टी जो है वो खुरती है रिवर वाटर के फ्लो के कारण। द रेट ऑफ बैंक एरोशन इंक्रीजेस ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड फ्लैश फ्लड। तो जब बारिश का मौसम होता है या बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लड्स आते हैं तब ये एरोशन जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लैंडस्लाइड, इट इज़ द सडन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ लार्जर पोर्शन ऑफ लैंड। तो ये एक ऐसा सडन एकदम होने वाला मूवमेंट है जिसमें बहुत बड़ा ज़मीन का जो हिस्सा है वो नीचे को आ जाता है खिसक कर। लैंडस्लाइड को हम भूस्खलन कहते हैं, यानी कि ज़मीन के किसी हिस्से का टूट के अलग होना। वाटर पर्कुलेट्स इनटू द सॉइल ड्यूरिंग रेन। तो जब बारिश होती है तो पानी जो है वो मिट्टी में जमा होता रहता है। एज ए रिजल्ट द सॉइल बिकम हैवी एंड स्लिपरी। तो रिजल्ट ये निकलता है कि सॉइल जो है वो हैवी और स्लिपरी हो जाती है, स्पेशली अलॉन्ग द एज ऑफ द स्टीप स्लॉप्स। तो ज़्यादा करके जहाँ पर स्लॉप्स स्टीप होते हैं वहाँ पर ड्यू टू लैक ऑफ सफिशेंट सपोर्ट। तो प्रॉपर सपोर्ट की कमी के कारण दिस पोर्शन ऑफ लैंड स्लाइड डाउन रैपिडली। ज़मीन का जो ये एरिया है बहुत तेज़ी से नीचे आ जाता है। दिस इज टर्म्ड एज लैंड स्लाइड। इसे लैंड स्लाइड कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्लिप एरोशन। इसे स्लिप एरोशन भी कहा जाता है। एरोशन ड्यू टू विंड, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड विंड एरोशन। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो टॉप सॉइल है वो रिमूव हो जाती है तेज़ हवा के चलने के कारण, इसको विंड एरोशन बोलते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल एरोशन ड्यू टू विंड इज़ मोर सीरियस इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। तो एरिड और सेमी एरिड रीजन में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ड्राई पार्टिकल ऑफ सॉइल आर इजीली कैरिड बाय विंड। जो सूखे पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के वो इजीली विंड के द्वारा कैरी किए जा सकते हैं। देयरफॉर एरिड एरियाज आर मोर अफेक्टेड बाय विंड एरोशन। तो एरिड जो एरियाज़ हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं विंड एरोशन की वजह से।
It is estimated that about 34 lakh tons of fertile soil is removed by wind erosion in Rajasthan every year. ये अनुमान लगाया गया कि तकरीबन 34 लाख टन्स फर्टाइल सॉइल जो है वो रिमूव हो जाती है विंड एरोशन के द्वारा राजस्थान में प्रति वर्ष. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विंड एरोशन. 3 किस्म का विंड एरोशन जो है वो देखने को मिलता है. सॉइल क्रीप, साल्टेशन और सस्पेंशन. पहले सॉइल क्रीप. विंड एरोशन टिपिकली बिगेन एट द ग्राउंड लेवल. तो विंड एरोशन ज़्यादा करके ग्राउंड लेवल से शुरू होता है. एज द विंड कॉसेस सॉइल पार्टिकल टू इरोड और क्रीप ओवर द ग्राउंड वाइल बीइंग इन कंटिन्यू कांटेक्ट विद द ग्राउंड. तो जो सॉइल है वो क्या करते हैं, जो हवा होती है वो सॉइल के इन पार्टिकल्स को अलग कर देती है ग्राउंड से और इनको जो है वो लगातार दूर करती जाती है ग्राउंड से. इट इज़ एन एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस. तो बहुत स्लो प्रोसेस है. इट इज़ कैन नॉट बी ईजिली ऑब्जर्व. इसको ईजिली नहीं समझा जा सकता. तो साल्टेशन. विंड मूविंग सॉइल पार्टिकल इन हार्पिंग और बाउंसिंग फैशन इज कॉल्ड साल्टेशन. तो जो विंड है जब वो सॉइल पार्टिकल को हार्पिंग और बाउंसिंग फैशन या बाउंसिंग ढंग से मूव करते हैं उसको साल्टेशन कहते हैं. सच बाउंसिंग रेजिस द सॉइल पार्टिकल लेस दैन 5 सेंटीमीटर. तो ये जो बाउंस है सॉइल पार्टिकल्स का वो 5 सेंटीमीटर से भी कम का होता है फ्रॉम द ग्राउंड से, एंड 5 to 10 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टली. और ये 5 से 10 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल शेप में होता है. आगे बात करें सस्पेंशन की. तो इट इज़ द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ विंड एरोशन. तो ये सबसे ज़्यादा विजिबल फॉर्म है विंड एरोशन की. सॉइल पार्टिकल्स कैन बी सीन इन द एटमोसफेयर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट. तो जो सॉइल पार्टिकल है वो एटमोसफेयर में डस्ट की शेप में देखने को मिलते हैं. इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन ड्यूरिंग द डस्ट स्टॉर्म. तो जब डस्ट स्टॉर्म आता है तब ये मोस्टली कॉमन होते हैं देखने में. सॉइल पार्टिकल इन सस्पेंशन कैन मूव 100 and 1000 of किलोमीटर अवे बिफोर दे गेट डिपॉजिटेड. तो एक जगह पर जमा होने से पहले ये 100 से हज़ारों किलोमीटर दूर तक का रास्ता जो है वो कवर कर लेते हैं. शोर एरोशन. The soil along the coastal areas is washed away due to erosive action of sea waves. तो जो कोस्टल एरिया में जो सॉइल है वो अलग हो जाती है अपनी जगह से, यहाँ टूट जाती है अपनी जगह से सी वेव्स के कारण. दिस प्रॉब्लम इज़ लाइकली टू बिकम मोर सीरियस इन द फ्यूचर. आने वाले भविष्य में ये प्रॉब्लम जो है ये ज़्यादा सीरियस हो सकती है ड्यू टू द राइज इन सी लेवल. सी लेवल के बढ़ने के कारण बाय रिक्लामेशन ऑफ सी में जो है उसके वाटर लेवल में सुधार की वजह से, एंड ओशन और ग्लोबल वार्मिंग. और ओशन और ग्लोबल वार्मिंग में भी की वजह से ये प्रॉब्लम आने वाले फ्यूचर में काफ़ी भयानक हो सकती है. एरोशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो मनुष्य की जो गतिविधियाँ उनकी वजह से मिट्टी का खुरना. रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लीडिंग टू वेरिड ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेसिव सॉइल एरोशन. तो बढ़ते ही पॉपुलेशन या जनसंख्या और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉइल एरोशन के लिए. सम ऑफ द मेजर ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटेड टू सॉइल एरोशन आर एज फॉलोज. तो उनमें से प्रमुख जो हैं वो हम अब देख रहे हैं. सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों की अंधाधुंध कटाई. तो रूट्स ऑफ द ट्री होल्ड द सॉइल. तो जो वृक्षों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं. सिमिलरली लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री प्रोटेक्ट द सॉइल लेयर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड एंड डायरेक्ट रेनफॉल. उसी तरीके से जो उनके पत्ते और ब्रांचेस होती हैं वो सॉइल को बचाती हैं तेज़ हवा और डायरेक्ट रेनफॉल से. डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट बाय मीन्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस दिस प्रोटेक्टिव कवर over the top soil and exposes it to various agent of erosion. तो अंधाधुंध मात्रा में जंगलों की जो कटाई है वो इस प्रोटेक्टिव कवर को टॉप सॉइल के रिमूव करती जा रही है जिसकी वजह से मिट्टी जो है वो आसानी से खुर रही है. नेक्स्ट है ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है कि जानवरों की अंधाधुंध चराई.
ग्रास कवर प्रोवाइड नेचुरल प्रोटेक्शन टू सॉइल लेयर, तो जो घास है वो नेचुरल वे से सॉइल को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है। ग्रास इज इसेंशियल फॉर लाइफ स्टॉक, जो घास है ग्रास वो ज़रूरी है लाइफ स्टॉक यानी कि जानवरों के लिए भी। इन नॉर्मल कंडीशन द अमाउंट ऑफ ग्रास कंज्यूम्ड बाय एनिमल इज रिप्लेस्ड नेचुरली एज ए पार्ट ऑफ नेचुरल बैलेंस। अगर नॉर्मल वे से जो एनिमल्स हैं वो इस घास को खाएं तो ये ऑटोमेटिकली नेचुरली ढंग से रिप्लेस भी हो जाती है और एक नेचुरल बैलेंस बना रहता है क्योंकि उतनी घास ऑटोमेटिकली उग जाती है। बट ओवर ग्रेजिंग और ओवर कंजम्पशन ऑफ ग्रास बाय लाइफ स्टॉक एक्सपोजेस सॉइल टू एरिशिव एक्शन ऑफ वाटर और विंड एंड लेट्स टू सॉइल एरिशन। परंतु बहुत ज़्यादा मात्रा में ओवर ग्रेजिंग के द्वारा अगर घास जो है वो एनिमल्स चर लेते हैं तो उससे जो मिट्टी है वो बहुत जल्दी खुर जाती है पानी और विंड से, और इस तरीके से सॉइल एरिशन जो है वो बहुत जल्दी होता है। रॉन्ग मेथड्स ऑफ फार्मिंग, तो खेती बाड़ी के गलत ढंग। प्लोइंग ऑफ लैंड कन्वर्ट कॉम्पैक्ट सॉइल क्लम्प इनटू लूज सेपरेट और सॉइल पार्टिकल, तो जब प्लोइंग होती है हल चलाया जाता है ज़मीन के ऊपर तो जो मिट्टी है वो ईजिली लूज आउट हो जाते हैं, उसके पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं। इफ़ सच लैंड इज यूज फॉर कल्टिवेशन इमीडिएटली द सॉइल पार्टिकल बिकम वेट, अगर ऐसी ज़मीन को एकदम कल्टिवेशन के लिए यूज़ कर लिया जाए तो जो सॉइल पार्टिकल है वो वेट हो जाते हैं और कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। बट इफ़ द लैंड इज़ लेफ्ट अनअटेंडेड आफ्टर प्लोइंग, परंतु अगर ज़मीन को प्लोइंग के बाद कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाए, द लूज पार्टिकल ऑफ सॉइल आर कैरिड अवे बाय विंड, तो जो लूज पार्टिकल है वो विंड के द्वारा कैरी कर लिए जाते हैं। दस द फर्टाइल लेयर और टॉप सॉइल इज लॉस, तो जो फर्टाइल सॉइल है टॉप सॉइल की वो लूज हो जाती है। ट्राइबल कम्युनिटीज जनजाति कबीले होते हैं। प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो वो ट्राइबल कम्युनिटी शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जूम खेती को यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज जूमिंग, इसे जूमिंग भी कहते हैं। एंड स्लैश एंड बर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, इसे एग्रीकल्चर का स्लैश और बर्न मेथड भी बोला जाता है। अंडर दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन ट्रीज आर कट एंड बर्न टू गेट अ प्लॉट ऑफ लैंड, तो इस किस्म की कल्टीवेशन में जो ट्रीज़ हैं उन्हें काट दिया जाता है और जला दिया जाता है उस ज़मीन के ऊपर जितनी भी वेजिटेशन होती है ताकि उसको साफ़ करके उस पे ऊपर खेती बाड़ी की जा सके। प्रिमिटिव मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स आर यूज फॉर कल्टीवेशन, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने, तो पुराने ढंग और औजारों का यूज़ किया जाता है खेती बाड़ी के लिए। देयरफॉर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेज आफ्टर 2-3 ईयर, तो यही कारण है कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी लेवल है 2-3 साल के बाद कम हो जाता है। एज ए रिजल्ट द ट्राइबल कम्युनिटी मूव टू ए न्यू प्लॉट ऑफ फॉरेस्ट एंड लैंड टू रिपीट द सेम प्रोसेस, तो जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो क्या करती है कि नई जगह के लिए आगे बढ़ जाती है और फिर नए जंगल को साफ करके उस पर यही सेम प्रोसेस फिर से उसको फॉलो करती है। मीन वाइल द अर्लियर एग्रीकल्चर प्लॉट इज एक्सपोज टू सॉइल एरोशन बाय विंड एंड वाटर, तो जो पहले वाला ज़मीन का एरिया था उसको छोड़ दिया जाता है विंड और वाटर के द्वारा एरिश होने के लिए। अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरीकरण, तो सिटीज़ प्रोवाइड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड मैनी सिविक एमिनिटीज़, तो जो सिटीज़ हैं वो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराती हैं। देयरफॉर लार्ज स्केल एक्सोडस ऑफ पीपल टेक्स प्लेस फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, तो यही कारण है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग गांव से शहरों की ओर जाते हैं। इन दिस वे द अर्बन एरियाज एक्सपैंड रैपिडली, तो यही कारण है कि जो अर्बन एरियाज है वो तेज़ी से फैल रहे हैं। एग्रीकल्चर लैंड इन द नियर बाई रीजन इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो जो एग्रीकल्चर ज़मीन है उन शहरों के आसपास उसको यूज़ किया जा रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग रिक्वायर ब्रिक्स इन लार्ज क्वान्टिटीज़, तो बिल्डिंग बनाने के लिए ज़्यादा मात्रा में ईंटों की ज़रूरत है, ब्रिक्स ईंटों को कहा जाता है। सम टाइम द फर्टाइल टॉप सॉइल इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स, तो कई बार जो उपजाऊ टॉप सॉइल होती है उसको ब्रिक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज एडिशन ऑफ सॉइल बाय मैन, तो इसको भी मनुष्य के द्वारा मिट्टी का खुराब जो है वो माना जाता है। सॉइल कंजर्वेशन स्कीम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट, तो सरकार के द्वारा सॉइल कंजर्वेशन स्कीम्स
शुरू की गई हैं जो, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। इंडिया बीइंग एन एग्रेरियन कंट्री, एग्रेरियन का मतलब होता है खेती बाड़ी, कृषि। तो भारत जो है वो एक खेती बाड़ी वाला देश है, कृषि देश है। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज आर वन ऑफ द बेसिक प्रीरिक्विजिट्स टू एनहांस आर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो सॉइल की जो कंजर्वेशन है वो एक प्रमुख बेसिक रिक्वायरमेंट है, प्रारंभिक रिक्वायरमेंट है, ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ाया जा सके। कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड, इस बात को अपने माइंड में रखते हुए बहुत द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन स्ट्राइविंग वेरी हार्ड to minimize the loss of soil by erosion by implementing various program। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सेंटर और स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं वो स्ट्राइव कर रही हैं, मीन्स प्रयास कर रही हैं बहुत सारे, ताकि सॉइल का जो लॉस है उसको कम किया जा सके, एरोशन को कम किया जा सके। अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं उनको लागू करके। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टेकन इन दिस डायरेक्शन इंक्लूड, इनमें से कुछ जो प्रमुख स्टेप जो लिए गए हैं वो ये हैं। रिक्लामेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रेवाइन एरियाज, तो रेवाइन जो है वो घाटी को कहा जाता है, और रिक्लामेशन का मतलब होता है उद्धार करना। तो रेवाइन आर डीप नैरो गॉर्जस विद स्टीप साइड, तो रेवाइन जो है वो काफ़ी गहरी और नैरो गॉर्जस होती हैं, घाटियाँ होती हैं, गहराई वाले एरियाज़ होते हैं जिनकी जो साइड्स हैं बड़ी स्टीप होते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इन इंडिया अबाउट 8,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड टर्न इनटू रेवाइंस एनुअली, तो ये इंडिया में एस्टिमेट किया गया कि तकरीबन 8,000 हेक्टेयर जो लैंड है वो रेवाइन बन जाता है हर साल। द 3 स्टेट्स विच आर मोस्ट अफेक्टेड बाय रेवाइन फॉर्मेशन आर, तो जो 3 मेन स्टेट इससे प्रभावित होती हैं वो हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। विद द नेसेसरी फाइनेंशियल assistance from the central government, these states have undertaken numerous schemes not only to contain the spread of ravine but also to reclaim the cultivable land lost due to ravine formation। तो नेसेसरी फाइनेंशियल हेल्प के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो स्टेट हैं ये बहुत सारे स्कीम्स जो है वो चला रही हैं। न्यूमरस होता है बहुत सारी स्कीम जो वो चला रही हैं, जिनमें सिर्फ रेवाइन एरियाज़ को ही बढ़ने से नहीं रोका जा रहा, परंतु अधिक से अधिक जो कल्टीवेबल लैंड है जो कि लॉस्ट हो गया है रेवाइन फॉर्मेशन से, उसको फिर से कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। द स्टेप्स टेकन अंडर दिस स्कीम इंक्लूड कंक्रीट बंडिंग इन पेरीफेरी रीजन्स ऑफ एक्सिस्टिंग रेवाइन। तो इसमें जो स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं उनमें है कि ऐसे एरिए जहाँ पर कि रेवाइन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं वहाँ पर जो है वो कंक्रीट की बंडिंग लगा दी जाए। इसके अलावा रिक्लामेशन ऑफ शैलो रेवाइन बाय अंडरटेकिंग स्टेप्स सच एज लैंड फिलिंग, ऐसे एरिया जहाँ पर रेवाइन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर लैंड को, उस एरिए को, उस ज़मीन को फिल कर दिया जाए मिट्टी से। एंड प्लांटिंग ऑफ सैपलिंग होता है पौधे, छोटे पौधे, और वहाँ पर छोटे छोटे पौधे लगा दिए जाएं ताकि ज़्यादा ज़्यादा वेजिटेशन जो है वो कवर हो सके उन एरियाज़ में। कंट्रोल ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। दिस इज मेनली प्रैक्टाइज इन द ट्राइबल रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो ज़्यादा करके ये ट्राइबल जो रीजन्स है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट, झारखंड, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। वेरियस प्रोग्राम हैव बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू रीसेटल द ट्राइबल पॉपुलेशन विद बेटर एंड अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो सरकार बहुत सारे स्टेप्स जो है वो ले रही है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको अच्छे से अच्छे उनके साथ में रीसेटलमेंट की जा सके, उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द नीड फॉर द मोर फॉरेस्ट कवर, लोगों को जागृत किया जा सके क्या जंगलों की ज़्यादा क्यों ज़रूरत है। मीटिंग द बेसिक फूड रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल थ्रू वेरियस स्कीम्स,
तो लोगों की जो बेसिक फूड रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जा सके अलग अलग स्कीमों के द्वारा, जिनमें कि द फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013, जवाहर रोजगार योजना, मोर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विद स्पेशल फोकस ऑन पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी होते है गरीबी, तो अधिक प्रभावी ढंग से इनको आम पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ताकि उसमें जो गरीबी से नीचे लोग रह गए हैं उनको इसमें ख़ास तौर से वरीयता दी जाने का प्रयास किया जा रहा है। दिस हैज़ ग्रेटली डिस्करेज द ट्राइबल एंड अदर फ्रॉम प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो ये दूसरे लोगों को शिफ्टिंग कल्टिवेशन करने से रोकने का प्रयास कर रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक सिस्टम है जिसमें रेन वाटर को जो है यूटिलाइज़ किया जाता है अलग अलग पर्पसेस के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी इन रूरल एरिया। तो ये रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है एंड इट इज़ ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी इन अर्बन एरियाज टू। सो अर्बन एरियाज में भी अब ये पॉपुलर हो रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनेबल लेसर सरफेस फ्लो ऑफ वाटर। तो ये क्या करता है कि जो फ्लो ऑफ वाटर है सरफेस के ऊपर उसको कम करता है। दस सॉइल एरोशन बाय सरफेस रन ऑफ इज मिनिमाइज। तो जो सॉइल एरोशन है वो कम होता है, इसकी वजह से लेसर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इज ग्रेडली रेजिंग द ग्राउंड वाटर टेबल एंड मेकिंग इट पॉसिबल फॉर द फार्मर टू ग्रो डबल एंड ट्रिपल क्रॉप। तो इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है वो सेव हो जाता है। उसकी जगह पर रेन वाटर का यूज़ किया जाता है किसानों के द्वारा और वो डबल ट्रिपल क्रॉप्स उगा रहे हैं इनका यूज़ करके। दिस स्कीम इज़ नाउ गेनिंग पॉपुलैरिटी इन अर्बन एरियाज टू। तो अर्बन एरियाज में भी ये काफ़ी पॉपुलर हो रही है। यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स इन कल्टीवेशन। तो जो कल्टीवेशन है उसमें बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ A biofertilizer is a substance which contain living microorganisms। तो बायोफर्टिलाइज़र एक सब्सटेंस है जो कि जिसमें कि लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल होते हैं विच प्रमोट प्लांट ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। जो कि प्लांट की ग्रोथ करते हैं उसके जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बढ़ाकर दे रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। तो ये केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का जो प्रयोग है उसको कम करते हैं। दे प्रोवाइड इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक एग्रो इनपुट। तो ये इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक इनपुट प्रोवाइड करते हैं एंड आर मोर कॉस्ट इफ़ेक्टिव। तो जो है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, कॉस्टली इनकी जो है वो अधिक इनका जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू केमिकल फर्टिलाइज़र। तो केमिकल फर्टिलाइज़र से अगर कंपेयर करें तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हैं। दिस मेक्स सॉइल मोर फर्टाइल। तो ये सॉइल को ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं लीडिंग टू बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, जिससे कि जो प्लांट है उनकी ग्रोथ जो अच्छी होती है विच इन रिटर्न रिड्यूस द एरोशन ऑफ सॉइल और एरोशन ऑफ सॉइल को भी कम करते हैं। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द IWMP are to restore the ecological balance by harnessing, conserving and developing degraded natural resources such as soil, vegetative cover and water। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का वो है कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको फिर से स्थापित करना, जिसका कि नुकसान हो चुका है मनुष्य की गलत एक्टिविटीज़ के कारण। और इसके साथ ही ये डेवलप करता है नेचुरल रिसोर्सेज को भी, जैसे कि सॉइल, वेजिटेटिव कवर और वाटर को।
दिस इज़ डन बाय द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ। तो ये जो सॉइल रन ऑफ है उसको प्रिवेंट करता है। रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको दोबारा क्रिएट करने में सहायक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो जो बरसाती पानी है उसको यूटिलाइज करने में। रिचार्जिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल, और जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको फिल करने में, रिचार्ज करने में। रिड्यूसिंग स्ट्रीम्स एंड रिवर बेड सिल्टिंग, तो जो स्ट्रीम और रिवर बेड की जो सिल्ट है उनको कम करने में। एंड देयर बाय रिड्यूसिंग फ्लड इन लो लाइंग एरियाज, और जो लो लाइंग एरियाज हैं उनमें जो फ्लड की पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको कम करने में भी सहायक है। दिस प्रोग्राम हैज़ नॉट ओनली बीन एबल टू अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव, इस प्रोग्राम ने सिर्फ ऊपर दिए गए ऑब्जेक्टिव को ही प्राप्त नहीं किया है, बट आल्सो हैज़ अनेबल मल्टी क्रॉपिंग, बल्कि मल्टी क्रॉपिंग यानी कि एक से अधिक फसलों को उगाने का जो प्रोजेक्ट है उसको भी प्राप्त करने में। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज़, और जो एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं उनको डाइवर्स करने में, उनके इंट्रोडक्शन में भी मददगार हुआ है। विच हैव टू प्रोवाइड सस्टेनेबल लिवलीहुड टू द पीपल रिजाइडिंग इन द वाटरशेड एरियाज, जिसने कि काफ़ी मदद की है एक अच्छे लिवलीहुड प्रोवाइड करने में उन लोगों को जो कि वाटरशेड एरियाज़ में रह रहे हैं। तो इसके साथ ही आपका ये जो लेसन है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।